हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, आज हम यूपी स्पेशल में जो है कि यूपी की जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं, यानी कि भौगोलिक स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश की भारत के सापेक्ष, और इसमें जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जैसे कि ये पढ़ने वाले हैं। हम पहले इसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत जानेंगे, ठीक है, कि कब ये यूपी आया, कब इसका स्थापना हुआ, उसके पहले स्वतंत्रता के पूर्व इसको किस नाम से जाना जाता था। सेकेंड पॉइंट में हम जो है कि इसकी जियोग्राफी देखेंगे कि किस अक्षांश पे बसा हुआ है, कितने देशांतर पे आता है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट हम इसमें देखने वाले हैं कि जो है कि जैसे कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको जो है कि बताए जाएंगे, जितने भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो है कि अगर आपको ये सारी आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम देना है, चाहे वो PCS से हो या फिर जो है कि UP SSC से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उम्मीद करती हूँ आपको सारे कंटेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये हमारा जो है कि यूपी का डायग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं, यूपी का इतिहास जान लेते हैं थोड़ा बहुत, तब जाके हम इसकी जियोग्राफी जानेंगे, भौगोलिक स्थिति जानेंगे, इसके भूगोल को जानेंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये बात आती है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना सबसे पहले कब हुआ, स्वतंत्रता के पूर्व इसको किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व यानी कि ब्रिटिश काल में जो है कि उत्तर प्रदेश नाम का कोई चीज़ नहीं था। इसको जो है कि संयुक्त राज्य के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को संयुक्त राज्य के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद से जैसे कि इसमें आता है कि कब से इसको यूपी जाना जाने लगा, यानी कि कब से इसको उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। तो 24 जनवरी 1950 को, 1947 में भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद से 24 जनवरी 1950 को जो है कि उत्तर प्रदेश का नामकरण किया गया, इसकी स्थापना की गई। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ यहाँ पे बनता है। एक टॉपिक यहाँ पे पहले देती हूँ कि स्वतंत्रता के पूर्व उत्तर प्रदेश को यानी कि यूपी को संयुक्त राज्य के नाम से जाना जाता था। और कब उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ, तो 24 जनवरी 1950 से 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। क्या हुआ? उत्तर प्रदेश का गठन हुआ या गठन किया गया, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें क्या, एक पॉइंट में बोले थी लिखवाने के लिए कि अगर आपसे पूछता है कि कब यूपी का गठन किया गया, तो आप बोलेंगे कि 24 जनवरी 1950। लेकिन अब को ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाया जाता है, तो कई बच्चे होंगे कि जब गठन का पता होगा तो वो उसी चीज़ को नाम दे देंगे कि तब से मनाया जाता है। लेकिन नहीं, जैसे कि देखिए, हम अपने लाइफ से रिलेट करके बताते हैं कि बहुत सारी चीज़, जैसे कि हम बर्थडे अभी मनाते हैं, ठीक है, उसमें केक कटिंग करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, जबकि पहले के समय में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो एक होता है कि हमारा जन्म जब से हुआ वो चीज़ हो गई, और दूसरा हुआ कि हम मनाते कब से हैं। तो अगर हमने जो है कि पहले के लोग नहीं मनाते थे, तो बाद में जो है कि इंसान अपना स्टार्टिंग करता है जो है कि शौक़ के तौर पे, तो वो जब से मनाता है तब से ऐड करेगा कि मैं इतने ईयर से मना रहा हूँ, जन्म तो मेरा इस ईयर में हुआ था लेकिन इतने साल से मना रहा हूँ। तो वही बात होती है कि सन 2018 से यूपी दिवस मनाया जाने लगा, ठीक है। तो इसमें है कि डेट तो सेम है, क्योंकि जिस दिन स्थापना हुआ था डेट तो नहीं बदलेगा, यानी कि 24 जनवरी 2018 से यूपी दिवस मनाया जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप एक ध्यान में रखेंगे कि गठन तो हुआ था 1950 में, लेकिन ये पूछता है कि कब से मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 2018 से, और डेट तो सेम रहेगा क्योंकि डेट तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम जान लें कि यूपी के हिस्ट्री के बारे में। अब थोड़ा सा
और अपने नॉलेज को थोड़ा ब्रॉड करते हैं कि ब्रिटिश काल में अगर उत्तर प्रदेश को संयुक्त राज्य के नाम से जाना जाता था तो इसमें जो है कि क्षेत्र होगा कि ये इस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ये भाग इस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसमें दो जो है कि क्षेत्र बनाए गए थे। पहला जो था कि एक पूरब की तरफ लिया गया था, एक पश्चिम की तरफ लिया गया था। तो जो है कि पूर्वी क्षेत्र को अवध का क्षेत्र कहते थे, दो क्षेत्रों में बटा हुआ था। तो इधर अवध का क्षेत्र था, यानी कि इस साइड के जो भी भाग थे अवध के क्षेत्र थे, और इधर के क्षेत्रों को जो है कि रुहेलखंड के क्षेत्रों के नाम से जाना था। और इधर के क्षेत्रों को जो है कि ये पूर्वी थे, ये पश्चिमी थे, तो पश्चिमी क्षेत्रों को रुहेलखंड होगा। रुहेलखंड जो है कि क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अच्छा, इसमें ये पूछता है कि दक्षिण में, तो दक्षिण में जो है कि कौन सा पड़ता है? दक्षिण में जो है कि पड़ता है बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, तो जो है कि पहले के भारतीय इतिहास में जो भी आपको जानकारी मिलेगी, सबसे ज़्यादा वर्णन जो है कि इन्हीं दो क्षेत्रों को हुआ है, अवध के क्षेत्रों का, रुहेलखंड के क्षेत्रों का। ठीक है, लेकिन इसमें जो है कि बुंदेलखंड के भी क्षेत्र आते हैं, लेकिन उसके कुछ जो है कि हिस्से मध्य प्रदेश में भी पड़ते हैं, जिसके कारण जो है कि इसका पूरी तरीके से विस्तार नहीं है। जैसे कि इस समय भी बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है कि ग्वालियर आता है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में ना पड़ कर वो कहाँ पड़ता है? वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि बुंदेलखंड के क्षेत्रों को प्रॉपर नहीं लिया गया, क्योंकि इसके कुछ हिस्से तो उत्तर प्रदेश में थे, कुछ जो है कि मध्य प्रदेश में थे। तो ये सिचुएशन थी। तो सबसे ज़्यादा जिक्र जो है कि रुहेलखंड का और अवध के क्षेत्रों का हुआ। ये रही हमारी हिस्ट्री, थोड़ी बहुत जो है कि उत्तर प्रदेश के नॉलेज के लिए ज़रूरी है। नॉलेज ये तो क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, अब आइए जो है कि उत्तर प्रदेश की जियोग्राफी को जानते हैं, भौगोलिक स्थिति को जानते हैं कि किस तरीके की अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, और किस तरीके से हमारा यूपी की क्या स्थिति है उन रेखाओं पे, अक्षांश रेखाओं पे, देशांतर रेखाओं पे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस किस अक्षांश पे जो है कि सबसे पहले इसका अक्षांश देखते हैं। तो देखिए जो रेखाएं ऐसी होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं। इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जो ऐसे होती हैं, जो पड़े लाइन में होती हैं वो अक्षांश हैं, और जो खड़े लाइन में होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो दो अक्षांश रेखाएं हैं, एक तो ऊपर से ऐसे लेंगे, इससे सटे हुए ऐसे जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, देख लीजिएगा आप, और एक ये है जो नीचे से वो कैसे जाता है सीधे। ठीक है, तो इस तरीके से दो अक्षांश रेखाएं हैं। और देखिए अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में ऐसा माना जाता है कि भारत की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से उत्तर प्रदेश जो है कि अक्षांश रेखाओं में ये नॉर्थ में पड़ता है, और देशांतर रेखाओं के हिसाब से ये ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, क्या पड़ता है? जो भी ये अक्षांश रेखाएं हैं ये नॉर्थ में पड़ते हैं, ऊपर नीचे दोनों का लेंगे। ठीक है, और जो देशांतर रेखाएं यानी कि ऐसी जो रेखाएं लेंगे हम, यानी कि इससे ऐसे सटे हुए ऐसे रेखाएं जाएंगी। ठीक है, तो ये देशांतर रेखा होता है। क्या होता है? देशांतर होता है। तो इसको भारत के रिस्पेक्ट में ईस्ट माना जाता है, पूर्वी माना जाता है। और जो अक्षांश रेखाएं, ये कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं हैं, ऊपर नीचे दोनों की तरफ रहेंगी। वैसे ही देशांतर रेखाओं में भी एक ही साइड रहेगा, एक ही साइड रहेगा, ये बलियां को छूते हुए। ठीक है, तो ये भी देशांतर रेखाएं, ये दोनों देशांतर रेखाएं हो गई, ये दोनों अक्षांश रेखाएं हो गई। तो अब देखते हैं कि कौन कितने डिग्री कितने मिनट पे अक्षांश रेखाओं में ये उत्तर प्रदेश सिचुएटेड है, और कितने डिग्री कितने मिनट में जो है कि देशांतर रेखाओं में ये स्थित है। ये एग्ज़ाम में चूँकि पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी पूरा जो है कि वर्ल्ड का जब जियोग्राफी से बात आती है तो भारत के रिस्पेक्ट में पूछता है। अगर यूपी स्पेशल है तो जो है कि भारत के रिस्पेक्ट में उत्तर प्रदेश का पूछेगा, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। तो ये जो निचली जो अक्षांश रेखा है, ठीक है, निचली अक्षांश रेखा जो है कि यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे लिखती हूँ, शायद आपको यहाँ पे दिखेगा, ये ज़्यादा नीचे हो जा रहा है। तो निचली जो अक्षांश रेखा की बात कर रही हूँ, वो 23 डिग्री 32 मिनट, ठीक है, किस में पड़ती है? नॉर्थ में पड़ती है। यानी कि 23 डिग्री, इसको मिनट बोलते हैं, इसको डिग्री बोलते हैं, इसको मिनट बोलते हैं। ठीक है, तो ये 23 डिग्री 32 मिनट नॉर्थ यानी कि उत्तर में पड़ता है। ऊपर वाला ये देखते हैं, ये पड़ता है 30 डिग्री 28 मिनट, ये भी नॉर्थ, ये नॉर्थ में पड़ता है। ये जो है कि अक्षांश रेखा हमने आपको बताया कि नॉर्थ से ली जाती हैं, और देशांतर रेखाएं जो है कि भारत के रिस्पेक्ट में उत्तर प्रदेश ईस्ट में पड़ता है देशांतर रेखाओं के हिसाब से। ठीक है, तो ये 30 डिग्री 28 मिनट हुआ। अच्छा, एक आपके दिमाग में चलता हो कि किस तरीके से देशांतर और अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो
देखिए ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है। तो इसमें किस तरीके की देशांतर, तो जो ऐसी रेखाएं आती हैं, ठीक है, इस तरीके की जो रेखाएं आती हैं वो क्या है, ये देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ये देशांतर रेखा है, यानी कि ये जो लंबी लाइन है ये क्या है, देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और एक ऐसी भी रेखाएं जाती हैं, जैसे कि बीच में से भूमध्य रेखा जाती है, उसके बाद से ऐसी रेखाएं होती हैं, ठीक है। इस तरीके का बना होता है उसमें। तो यही वो अक्षांश रेखाएं होती हैं जो ऐसे गई हैं, यही वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, और ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये 0 डिग्री होता है, इससे ऊपर बढ़ते जाते हैं, और यहाँ जो है कि बीच में से ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो यही चीज़ होता है कि ये अक्षांश रेखाएं हो गई, ये देशांतर रेखाएं हो गई। ये चूँकि इसलिए आपको डीपली समझाया जा रहा है कि थोड़ा सा समझ में आए। जब ये जो है कि वर्ल्ड का जियोग्राफी पढ़ाया जाएगा तो इसमें आपको ये चीज़ें और डिटेल से बताई जाएंगी। अब हम देशांतर रेखाओं को देखते हैं। जैसे कि ये नीचे का हुआ अक्षांश रेखा में कि 23 डिग्री 32 मिनट पे है, और ये हुआ कि 30 डिग्री 28 मिनट पे है, नॉर्थ में है, ठीक है। अब देशांतर रेखाओं को देखते हैं कि ये देशांतर रेखा कितने डिग्री कितने मिनट पे सिचुएटेड है, और ये कितने पे है, ठीक है। ये जो देशांतर रेखा है 77 डिग्री 3 मिनट जो है कि ईस्ट में। आपको बताया था कि ये दोनों देशांतर रेखाएं ईस्ट के लिए ही इंडिकेट की जाएंगी। तो सबसे पहले हम भारत के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। तो देखिए जो भारत का ये जैसे कि ऐसे डायग्राम होता है, यहाँ पे ऐसे करके जो भारत का डायग्राम आता है, इसमें क्या है, इस तरीके से जो करके आता है डायग्राम में, ये थोड़ा सा आपको समझने के लिए बस बता रही हूँ। तो इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश इस हिस्से में पड़ता है, ठीक है। तो अगर ऐसा आप लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी मतलब कि भाग में है, तो ऐसा नहीं है। जब ऐसे आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करके देखेंगे तो इसका जो है कि पूर्व इसमें भी है, और जो है कि ये पूर्व में भी है, उत्तर में भी है। तो भारत के रिस्पेक्ट में उत्तर प्रदेश की स्थिति उत्तर पूर्व होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लिखते हैं, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है, ठीक है। क्या रहेगा, उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है, पहली चीज हो गई। देखिए और एक बात आता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात आती है। तो जब दो देश आपस में मिलते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो ये पोर्शन आ रहा था, उत्तर प्रदेश, जैसे कि भारत का ये नक्शा था, तो उत्तर प्रदेश का ये छोर आता है, तो इसके बाद से जो है क्या पड़ जाता है, यहाँ पे हमारा ऐसे सिक्किम चला जाता है, यहाँ पे ये नेपाल का क्षेत्र पड़ जाता है। तो इसके बीच में जो सीमा जा रही है अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाता है, यानी कि दो देशों के बीच में, ठीक है। मतलब कि हमारे देश की जो लास्ट सीमा हुई, और जो है कि नेपाल का लेते हैं तो नेपाल की जो लास्ट सीमा हुई, तो ये बीच में से जो सीमा होती है इसको क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलते हैं, ठीक है। दो देशों के बीच से गुजरने वाली जो रेखा होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से जानी जाती है। और जैसे कि उत्तर प्रदेश को सीमांत राज्य के नाम से जाना जाता है। तो क्यों जाना जाता है, तो जो है कि हमारा जैसे कि भारत में या किसी भी देश में ये हम कह सकते हैं कि जहाँ पर किसी भी देश की सीमा का अंत होता है, ठीक है, जहाँ पर या फिर जिस राज्य में किसी भी देश की सीमा का अंत होता है, वो उस जो है कि देश का सीमांत राज्य कहलाता है। पहला पॉइंट लिखते हैं कि यदि दो देश आपस में मिलते हैं तो उनके बीच जो सीमा बनती है, यानी कि जो पॉइंट लाइन होता है, जो सीमा का निर्धारण होता है या फिर सीमा बनती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या हो जाता है इसमें,
जहाँ पर किसी भी देश की सीमा का अंत होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, और जहाँ पर किसी भी देश की सीमा का अंत होता है तो वहाँ स्थित राज्य को सीमांत राज्य कहते हैं। स्थित राज्य को सीमांत राज्य कहते हैं। ठीक है, कौन सा राज्य कहते हैं? सीमांत राज्य कहते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश भी सीमांत राज्य के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सीमांत राज्य है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स जो है कि थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के लिए हो गए। और जो है सीमांत राज्य किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय किसे कहते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश भारत के रिस्पेक्ट में किस छोर पे स्थित है? तो उत्तर पूर्वी छोर पे स्थित है। इससे भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये सारे टॉपिक अब भारत सीमांत राज्य के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सीमांत राज्य कौन सा होता है, वो हमने आपको बताया, डायग्राम में भी बताने का कोशिश किया हमने कि आपको चीज़ें समझ में आए। तो आइए जो है कि नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ये देशांतर रेखाओं को आप याद रखिएगा। एक बार और रिपीट करते हैं कि जो भी ऐसी पड़ी हुई लाइन होती है, अक्षांश रेखाएं कही जाती है। ये उत्तर प्रदेश के ऊपर और निचले हिस्से में, तो निचले हिस्से में जो है कि 23 डिग्री 32 मिनट नॉर्थ। ठीक है, अक्षांश रेखाएं हमेशा नॉर्थ में ली जाएंगी और देशांतर रेखाएं जो है कि भारत के रिस्पेक्ट में उत्तर प्रदेश के लिए ईस्ट में ली जाएंगी। तो ये जो है कि जैसे कि हम बताते हैं ना कि उत्तर पूर्वी में स्थित है, आप इससे समझिए कि उत्तर पूर्वी छोर पे स्थित है। उत्तर में हो गई अक्षांश और पूर्व में हो गई देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये जो ऐसे आता है वो कौन सी है? देशांतर रेखाएं। ऐसे जो आता है अक्षांश रेखाएं होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के नक्शे में ऐसा बना रहे हैं, तो ये देशांतर हो गई खड़ी लाइन है, और ये अक्षांश रेखाएं हो गई। तो अक्षांश रेखाएं जो है कि उत्तर प्रदेश भारत में जहाँ पे भी उत्तर प्रदेश ऐसे आएगा तो उससे ये तो रेखाएं कई बार गुजरती हैं, ऐसे ऐसे होकर गुजरती हैं। तो ये दो ऊपर नीचे इसके दो अक्षांश रेखाएं हो गई। और जो है कि ऐसे पड़ी लाइनों में इसके शुरुआत और लास्ट में जो अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं जो है कि इस साइड जो है कि 77 जो है कि डिग्री और 3 मिनट हो गया, ईस्ट में ये होता है। और जो है कि 77 डिग्री और 3 मिनट हो गया। और जो है कि इस साइड का देखते हैं, इसमें है कि 84 डिग्री 39 मिनट, ये भी क्या हो गया? जो है कि ईस्ट में हो गया। ठीक है, ये कहाँ हो गया? 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट में हो गया। ये देशांतर रेखाएं ईस्ट में हो गई और ये जो है कि अक्षांश रेखाएं नॉर्थ में हो गई। तो इस तरीके से हमने जो है कि उत्तर प्रदेश का सिचुएशन देखा कि किस में स्थित है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का विस्तार किस तरीके से है, कितने किलोमीटर में है। ठीक है, उत्तर से पूर्व की ओर और जो है उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो जो है कि ये जो रेखा है ये लंबी पड़ती है इसकी अपेक्षा। ये देख रहे हैं आप पॉइंट, ये ज़्यादा आता है, ये कम आता है। तो इसमें है कि आइए एक पॉइंट नोट डाउन करते हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार, यानी कि पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो पूर्व पश्चिम विस्तार उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार 650 किलोमीटर है। कितना है? 650 किलोमीटर है। ये याद रखें कि ये कैसे पड़ता है, जैसे कि ऐसे ये साइड ली जाती है। ठीक है, तो ये कितना पड़ता है? 650 किलोमीटर पड़ता है, जबकि ये लंबाई उससे कम है। तो ये देखते हैं कितना होता है। तो जो है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका होता है 240 किलोमीटर। कितना है? 240 किलोमीटर जो है उत्तर है ये, और ये दक्षिण है। तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार 240 किलोमीटर है, जबकि जो है कि पूर्व से पश्चिम का विस्तार 650 किलोमीटर का है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार 240 किलोमीटर है। ठीक है,
तो आपने इतने पॉइंट्स को देखा। अब जो है कि भारत से आपको पता है कि भारत के 8 राज्यों से होकर मानक रेखा गुजरती है, इसमें एक हमारा उत्तर प्रदेश भी आता है। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो है कि किस जो है कि जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि इलाहाबाद से 82.5 डिग्री से होकर के जो है कि मानक रेखा गुजरती है। ठीक है, तो 82.5 जब वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा स्थान होता है। ठीक है, जैसा कि तो सबसे पहले तो लिखते हैं एक पॉइंट भारत के रिस्पेक्ट में कि मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए वो कौन कौन सा है देखते हैं। पहले नंबर पे जो है कि हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा जो है कि मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पे क्या है, छत्तीसगढ़ है। तीसरे नंबर पे क्या है, छत्तीसगढ़ है। चौथे नंबर पे क्या है, हमारा उड़ीसा है। कौन सा है, उड़ीसा है। और 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश है। 5वें नंबर पे क्या है, आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप कैसे याद रख सकते हैं। कभी कभी 5 राज्यों का नाम, जैसे ऑप्शन में बहुत सारे राज्यों का देता है, बोलता है कि भारत के इनमें से किस राज्य से होकर मानक रेखा नहीं गुजरती है, तो ये थोड़ा याद करना जरूरी होता है। और ये ध्यान रखेंगे कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। किन किन राज्यों से, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसको थोड़ा सा एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। इसको आप ट्रिक से ऐसे याद करेंगे कि 36 उड़े मोर ऊपर आ गिरे, ऊपर आ गिरे। ये एक जो है कि इन राज्यों को याद करने का एक ट्रिक आप लिख सकते हैं। ठीक है, 36 से हमारा क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। क्या हो गया, 36 से छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, ऊ से क्या हो गया, उड़े से उड़ीसा हो गया। उड़े से क्या हो गया, उड़ीसा हो गया। यहाँ पे चूंकि मौ से ही इंडिकेट करके काम चलाएंगे, मौ से क्या हो गया, यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऊपर से क्या हो गया, हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, मोर ऊपर यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया। और आ से आप यहाँ पे, ये तो एक ट्रांसलेशन पूरा करने के लिए बनाया है, इसमें ऐड करके आ से आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। तो इससे जो है कि आपको राज्यों का नाम याद करने में आसानी होगी। 36 उड़े मोर ऊपर आ गिरे। ठीक है, तो 36 से 36 हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। इस तरीके से जो है कि आप इजीली याद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर के मानक रेखा गुजरती है, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो मानक रेखा सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे प्रयागराज है और इसी के यहाँ पे बगल में जो है कि मिर्ज़ापुर है, यहाँ नीचे मिर्ज़ापुर में। तो ये मानक रेखा जो गुजरती है ऐसे, यानी कि इसको इलाहाबाद का एक नैनी स्थान माना जाता है और मिर्ज़ापुर वहीं पे है। तो अगर देखिए ऑप्शन में अगर आता है कि इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है, तो आप वो ऑप्शन में लगाएंगे, दोनों में से कोई एक देगा, या फिर एग्जैक्ट जो उसका लोकेशन है वो मिर्ज़ापुर है। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर देता है तो वो लगाएंगे, नहीं तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों नहीं देगा आपको ऑप्शन में। ठीक है, और ये मानक रेखा है, ये क्या है, मानक रेखा है। और कितने पे होती है ये, 82.5 डिग्री पे होती है, 82.5 डिग्री पे होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मानक रेखा जो है कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले से, तो मिर्ज़ापुर से। ठीक है, या फिर इलाहाबाद का नैनी नामक स्थान अगर आपको देता है तो आप उसको ट्रिक कर सकते हैं ऑप्शन में। अब आइए आगे कुछ क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, इसको आप जो है कि लिख लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे याद रखें कि ये जो देशांतर, चूंकि हम ये बता रहे हैं कि ये मानक रेखा ये जो ऐसे गुजर, ये देशांतर रेखा ही है, तो इसको कभी भी देशांतर रेखा अगर उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में लिया तो इसको आप ईस्ट ही लेंगे। देशांतर रेखा की जब भी बात आएगी ईस्ट लेंगे, जब भी अक्षांश रेखा की बात आएगी नॉर्थ, क्योंकि भारत जो उत्तर प्रदेश जो है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो उत्तर के लिए अक्षांश हुआ और पूर्व के लिए क्या हुआ, देशांतर रेखा हुआ। ठीक है, तो ये ईस्ट हो गया।
अब आइए हम आगे देखते हैं कि भारत जो है कि भारत की क्षेत्रफल जिस तरीके से है, जितने क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत यूपी का क्षेत्रफल आता है, यूपी का क्षेत्रफल कितना है, ये सारी चीज़ें देखते हैं कि कितने वर्ग किलोमीटर में यूपी का क्षेत्रफल है, भारत के रिस्पेक्ट में कितना प्रतिशत होता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। आइए सबसे पहले तो हम भारत का क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल ये एक लगभग में आंकड़ा है कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर हो गया। अब उत्तर प्रदेश का देखते हैं कितना है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भारत के क्षेत्रफल का कितना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के रिस्पेक्ट में कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो ये देखते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का, संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का, संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, ठीक है। ये थोड़ा सा कोई भी जो है कि आंकड़ा एक्यूरेट नहीं होता है, थोड़ा सा लगभग में होता है, कुछ घट बढ़ सकता है। तो 7.33% है। तो अब हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। चौथा स्थान है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं क्रम से कि वो कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता है कि राजस्थान है। तो आइए क्रम से देखते हैं। सबसे पहला कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान सबसे बड़ा है, जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वो सबसे बड़ा रहता है। तो राजस्थान से छोटा कौन सा है? राजस्थान से छोटा है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से जो है कि कौन सा छोटा है? तो उससे है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद क्या आता है? महाराष्ट्र के बाद आता है उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे आ रहा है, चौथे स्थान पे आ रहा है। इसका ट्रिक आइए देख लेते हैं, ठीक है। ये ट्रिक्स चूँकि मैं जिस तरीके से जो है कि स्टडी के टाइम जैसे लर्न की थी वैसे ही आपको बता रही हूँ। अगर आपको जो है कि आपको सूटेबल लगे तो आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। इससे चीज़ें थोड़ी रिमेंबर रहती हैं कि कौन सा राज्य है। तो ये ट्रिक में है रामू, आप कह सकते हैं, ठीक है, रामू। यानी कि राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ और उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। तो ये रामू, ये हमारा ट्रिक हुआ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ये हमारा उत्तर प्रदेश हुआ। तो इस तरीके से हमने जाना कि उत्तर क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान ये चौथे नंबर पे आ रहा है। सबसे पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है? राजस्थान आ रहा है। आइए अब इसके आगे देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में, ये तो भारत के रिस्पेक्ट में हमने देख लिया कि उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। अब जो है कि यूपी में देखेंगे जिलों का कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो लगभग 4 पॉइंट तक देखेंगे कि चौथे स्थान तक देखेंगे, 4 जिलों को देखेंगे। जैसे कि सबसे बड़ा जैसे कि लखीमपुर खीरी हो जाता है, सबसे छोटे में सबसे छोटा हापुड़ हो जाता है। इनको 4 स्थानों से देखेंगे कि सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, फिर उससे छोटा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है। तो इस तरीके से 4 राज्यों को हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बाद में जो है कि रीस्टडी करने में आसानी हो। जैसा कि हमने जो है कि जैसे यूपी स्पेशल की जो है कि शुरुआत की थी, इसका पहला जो है कि क्लास लिया था, तो उसमें सबसे पहले हमने आपको जो है कि 75 जिले और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो कि कितने राज्यों को स्पर्श करते हैं वो सारा डिटेल हमने करवाया हुआ है। तो आपको उसमें मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं, ठीक है। कितने? 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं वो कितने हैं?
75 हैं और मंडल कितने हैं, मंडल जो हैं 18 हैं। ठीक है, तो ये पूछता है कि सबसे लास्ट में जो मंडल बना वो कौन सा है, तो वो कौन सा है, वो है शाहजहांपुर। मैंने आपको उसमें पूरा डिटेल से बताया था, शाहजहांपुर हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले बड़े जो जिले हैं उनको देखते हैं क्रम से। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, लखीमपुर खीरी आता है। लखीमपुर खीरी पड़ता कहाँ है, तो वो पड़ता है जो है कि यहाँ पे, उसका काफ़ी ब्रॉड एरिया है यहाँ पे, तो ये लखीमपुर खीरी हमारा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी। अच्छा, इससे थोड़ा सा छोटा यानी कि दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, बड़े राज्यों में दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो दूसरे नंबर पे आता है सोनभद्र। कौन सा आता है, सोनभद्र। ये कहाँ स्थित है, तो ये हमने जो आपको पार्ट बताया है यहाँ, ये है हमारा सोनभद्र। इससे सोन नदी होके बहती है, हमने आपको पढ़ाया था। तो ये दूसरे नंबर पे क्या हो गया हमारा, सोनभद्र हो गया। तीसरे नंबर पे ये देखते हैं, तीसरे नंबर पे जो है कि हरदोई है। कौन सा है, हरदोई है। हमने हरदोई के बारे में आपको याद है कि हमने आपको बताया था कि जब ये गंगा नदी निकलती है यहाँ से बिजनौर से, तो जब ऐसे आती है तो इसमें राम गंगा नदी आती है जो यहाँ बरेली से होते हुए आती है, तो कहाँ मिलती है, कन्नौज या फिर हरदोई, हमने आपको बताया था। तो एग्जैक्ट उसका लोकेशन क्या है, हरदोई ही है। ठीक है, ये कन्नौज और ये आसपास स्थित हैं, तो इसका एग्जैक्ट तो हरदोई ही है। तो यहाँ पे हरदोई कहाँ पड़ता है, यहाँ बीच में पड़ता है, लखीमपुर खीरी के बाद पड़ता है, तो हरदोई हो गया। और चौथे नंबर पे क्या है, सीतापुर है। कौन सा है, सीतापुर है। यहाँ पे ये जो है कि लखीमपुर खीरी इधर जो है कि लखनऊ साइड पड़ता है, और इधर जो है कि उसके इस साइड जो है कि सीतापुर का स्थान पड़ता है। तो कौन सा हो गया चौथे स्थान पे, सीतापुर। अब हम क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिलों को देखते हैं। सबसे छोटा, जैसे कि इसमें अगर बढ़ते हुए देखिए, ये पीसीएस रैंक में कैसे पूछा जाता है, पीसीएस के प्री में कैसे पूछा जाता है, जैसे इन जिलों का नाम एग्जैक्ट यही दे देगा, फिर कहेगा कि इनको बड़े से छोटे या छोटे से बड़े क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए, इस तरीके का पीसीएस में पूछता है। और फिर उसका जो है कि सूची बनाया होगा ए का बी का ऐसे, तो वो आपको ऑप्शन में चूज करना होगा। ठीक है, बाकी छोटे एग्जामों में तो कोई एक दो लेके ही पूछ देता है, लेकिन ये चूँकि इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दी जा रहा है कि अगर आप पीसीएस फ्री भी देने वाले, इसमें से मैक्सिमम लोग जो है कि पीसीएस का भरे होंगे, तो यूपी स्पेशल से यहाँ से उनको बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है, यहाँ से उनका यूपी स्पेशल बहुत ही बेहतरीन तैयार होगा। तो इस तरीके से होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिलों को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले, छोटे जिले। तो एक चीज़ जानिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से जब आप पढ़ रहे हैं जिलों को, तो कभी कभी बहुत सारे बुक्स में ऐसा दिया हुआ है कि भदोही है, लेकिन अब जब क्षेत्रफल देखेंगे तो जो है कि इससे भी छोटा हापुड़ है, वो लगभग 600 वर्ग किलोमीटर का है ही। तो हापुड़ भदोही से भी छोटा है, लेकिन मैक्सिमम बुक में ऐसा भदोही लिखा हुआ। तो एनसीईआरटी की जब बुक आप लेंगे, बढ़िया बुक लेंगे, तो उसमें जो है कि हापुड़ को पहला स्थान दिया गया है। तो सबसे पहला कौन सा है, हापुड़ है। पहला कौन सा है, हापुड़ है। दूसरे नंबर पे भदोही आता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, भदोही आता है। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है राज्य, जैसे कि सबसे छोटा सबसे छोटा हापुड़ है, उससे बड़ा भदोही है, और इससे छोटा जो है कि शामली है, और इससे भी छोटा बागपत। इसमें देखिए कैसे है, हापुड़ सबसे छोटा है, उससे थोड़ा सा बड़ा भदोही है, उससे थोड़ा बड़ा शामली है, और इससे थोड़ा बड़ा ये बागपत है। यानी कि ये जो क्रम है ये बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, ये बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पे, यानी कि ये सबसे छोटा, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। तो एग्जाम में जो है कि आपके अगर क्रम से व्यवस्थित करने को देते हैं, इसमें सबसे छोटा जिला हापुड़ है, फिर भदोही है, तो आपको कैसा क्वेश्चन में सुव्यवस्थित करने के लिए देता है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आपको अगर बढ़ते हुए क्रम में लिखता है तो आप नीचे से ऊपर आएंगे इसी क्वेश्चन के लिए, और इसी क्वेश्चन में जब देता है कि इसको जो है कि अधिक से कम में व्यवस्थित कीजिए, तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बस उनमें क्या होता है कि जो थोड़े टफ क्वेश्चन बनाए जाते हैं
उसमें आपको एक एक साथ कई सारे नॉलेज आपसे ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जिले हो गए, ठीक है। आइए इनको डायग्राम में देखते हैं कि कहाँ कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे जो है कि ये बागपत हो गया, यहाँ ये बागपत हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से क्या देखना है इसमें कि शामली, तो ये जो है कि शामली हुआ, और हापुड़ ये नीचे वाला स्थान, यानी कि ये जो है कि मेरठ के नीचे आता है, ठीक है। यहाँ पे मेरठ है, उसके नीचे क्या आ जाता है, मेरठ के नीचे हापुड़ आता है, और ये बागपत हो गया, शामली हो गया। अब भदोही देखते हैं कहाँ है। तो भदोही ये जो है कि उत्तर प्रदेश के नक्शे में ये जो है कि इलाहाबाद का ये जो क्षेत्र है, और इधर बनारस का क्षेत्र है। तो बनारस और इलाहाबाद के बीच में भदोही पड़ता है। तो इस तरीके से क्रम जो है कि इसके हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब उत्तर प्रदेश से लेकर के ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कितने जो है उत्तर प्रदेश से लेकर के क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश कितने जो है कि राज्यों को स्पर्श करता है, कितने केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करता है, और कितने देश को स्पर्श करता है। तो चूंकि हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है, तो उत्तर प्रदेश किस राज्य को स्पर्श करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों को स्पर्श करता है भारत के। तो उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों को, 8 राज्यों को स्पर्श करता है, 8 राज्यों को स्पर्श करता है। हमने जो है कि प्री क्लासेस में आपको पूरा बताया था कि आंध्र प्रदेश का कौन सा, जैसे यहाँ पे सहारनपुर है तो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है, इस तरीके से मध्य प्रदेश को कितने उत्तर प्रदेश के जिले स्पर्श करते हैं, वो पूरा हमने आपको डिटेल में पढ़ा है। लेकिन चूंकि ये जियोग्राफी यूपी का पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे एक बार आपको जो है कि बता देना अनिवार्य है, इसलिए बता रही हूँ कि उत्तर प्रदेश भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करता है। तो आइए ऊपर से देखते हुए आते हैं, इसी जो है कि डायग्राम से समझते हुए आते हैं कि किन किन राज्यों को स्पर्श करता है, ठीक है। तो इसमें पहले स्थान पे आता है हिमाचल प्रदेश। कौन सा आता है, हिमाचल प्रदेश। ऊपर सहारनपुर को स्पर्श करता है, और हिमाचल प्रदेश को उत्तर प्रदेश का एक ही जो है कि जिला स्पर्श करता है, वो कौन सा है, सहारनपुर है। दूसरे नंबर पे आता है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, यहाँ पे उत्तराखंड हो गया। उससे नीचे अब उतरते हैं, तो यहाँ पे हुआ मध्य प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, राजस्थान। 5वें नंबर पे हरियाणा हुआ, हरियाणा हुआ। 6ठे नंबर पे जो है कि बिहार है, बिहार। 7वें नंबर पे जो है कि झारखंड है, ये थोड़ा सा स्पर्श करता है, झारखंड है। और छत्तीसगढ़ है। 8वें नंबर पे कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, गढ़, ठीक है। तो जो है कि भारत के इन 8 राज्यों को उत्तर प्रदेश स्पर्श करता है। यहाँ से शुरुआत करते हैं और ऐसे घूमते हुए यहाँ पे जो है कि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब आ जाते हैं, क्षेत्र राज्य आ जाते हैं। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को स्पर्श करता है। अब हम ये देखते हैं, अब ये क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश जो है कि 8 राज्यों को स्पर्श करता है, ये तो हो गया, और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करता है। तो कौन सा केंद्र शासित जो है कि राज्य है, वो दिल्ली है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कि उत्तर प्रदेश भारत के एक केंद्र शासित राज्य को स्पर्श करता है, एक केंद्र शासित राज्य को स्पर्श करता है, राज्य को स्पर्श करता है। तो वो कौन सा हो गया, वो केंद्र शासित राज्य कौन सा है, वो दिल्ली है, ठीक है। और एक जो है कि देश को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश भारत के एक देश को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश एक देश को स्पर्श करता है, भारत के नहीं, सॉरी, उत्तर प्रदेश एक देश को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। तो वो कौन सा हुआ, एक देश क्या हुआ, नेपाल हो गया हमारा, क्या हुआ, नेपाल हो गया। इस तरीके से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को, एक केंद्र शासित राज्य को और एक देश को स्पर्श करता है, और इसी देश को स्पर्श करने के कारण इसको जो है कि स्पर्श करने के कारण इसको सीमांत राज्य कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को सीमांत राज्य कहा जाता है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से देखा उत्तर प्रदेश के बारे में। एक यहाँ पे एक और पॉइंट है, आइए यहाँ पे, अब तो इसका काम हो गया, अब आइए यहाँ पे एक यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं कि
उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जो है जिला है वो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जो है, सोनभद्र जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। राज्यों को स्पर्श करता है। ये कभी आता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है, तो ये कौन सा हो गया, सोनभद्र हो गया। और कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है ये सारा डिटेल देखना है तो आप प्री क्लास से देखिए, हमने ऑलरेडी पढ़ा लिया है। और इसमें एक और पॉइंट हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जो है कि लंबा सीमा रेखा किसके साथ बना, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो अन्य राज्यों के साथ जो है कि सर्वाधिक लंबा सीमा रेखा तय करता है, तो वो हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ बनती है, मध्य प्रदेश के साथ बनती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा मध्य प्रदेश के साथ बनती है। यानी कि कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 11 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश को टच करते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के कितने, लगभग 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश को टच करते हैं, इसलिए सबसे लंबी जो है कि सीमा रेखा मध्य प्रदेश के साथ बनती है उत्तर प्रदेश की। तो हमने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो है एग्ज़ाम को लेकर के वो सारे यहाँ पे जो है कि बना दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए जो है कि बहुत ही बेनिफिट हो आपके लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो है कि ये कंटेंट बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी जो है कि कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कि ये मतलब आपको किस तरीके का हमारा टीचिंग स्किल लगा, या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, आप इससे रिलेटेड जो है कि कुछ प्रॉब्लम होती है आप वो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।